जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। लंबे समय बाद वीडियो बनाने का कारण ये है कि तबीयत खराब थी और कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन अब वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी। स्वास्थ्य बेहतर है पहले से। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, इनको हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। ठीक है, और इनको पहले ये समझिए कि क्षमादान शक्तियाँ हैं क्या, तब आप समझ पाएंगे कि इन क्षमादान शक्तियों को हमारे संविधान में स्थान क्यों दिया गया है। ठीक है, देखिए साथियों, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति एक प्रदान है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को इन 3 मामलों में क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं, और ये क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति को इसलिए दी गई हैं ताकि कभी न्यायपालिका से विधि के प्रयोग में अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारा जा सके। उस गलती की वजह से नागरिकों के जो अधिकार हैं, या नागरिकों के साथ अगर उस गलती की वजह से अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को होने से रोका जा सके। और दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि संबंधित मामले में या अपराध में दंड ज़्यादा दिया गया है या ज़्यादा कड़ा दंड दिया गया है और उतना अपराध नहीं था जितना कि दंड दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपराध के अनुपात में दंड दिलवाया जाए और न्यायिक प्रक्रिया में या जुडिशियल प्रोसेस में अगर कोई गलती हुई है उस गलती को रोका जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसलिए हमारे राष्ट्रपति जी को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, कि न्यायपालिका से अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को होने से रोका जा सके और दंड के स्वरूप को कम किया जा सके, या जितना अपराध नहीं है उससे अगर ज़्यादा दंड दिया जा रहा है तो उसका बचाव किया जा सके। ठीक है, और ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, ये जो नीचे 3 मामले दिए गए हैं, इन 3 मामलों में अगर व्यक्ति दोषी है तभी काम करती हैं। ठीक है, पहला अगर देखते हैं साथियों, पहला मामला ये है, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में अगर दंड दिया गया है। मतलब आप इतना समझ लिए, संघीय विधि यानी कि जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, अगर व्यक्ति ने संसद के किसी कानून का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के एवज में उसे दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति को ऐसे मामले में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की बजाय राज्यपाल को क्षमादान शक्तियां दी गई होंगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो संघीय विधि से संबंधित हैं। ऐसे कानून, ऐसी विधि जिन्हें संसद बनाती है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रावधान है, सैन्य न्यायालय द्वारा अगर दंड दिया गया है तो ठीक है, वहां भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है, ठीक है, तब राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ये 3 स्पेस हैं या 3 मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध अगर अपराध किया गया है, दंड मिला है, तब करेंगे। सैन्य न्यायालय द्वारा अगर दंड दिया है तब किया जाएगा, और यदि मृत्युदंड दिया गया है किसी व्यक्ति को उस स्थिति में, ठीक है, मृत्युदंड की स्थिति में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, अक्सर इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियां याद रहती हैं, लेकिन ये 2 विषय और हैं जहां हमें इसे याद करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, एक यहाँ से मैं और एक छोटा पॉइंट बताता हूँ आपको। BNS में 302 जो पुरानी मृत्युदंड के लिए धारा थी या हत्या के लिए धारा थी, उसको बदल दिया गया है। इसको मैंने वीडियो बना दिया है, दोनों BNS के कंपैरिजन करते हुए IPC से और BNSS के CRPC से। उन्हें जाके आप विजिट करिए, देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
अब राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का निम्नलिखित 5 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रकार है कि वो उस अपराध को क्षमा कर दे रहे हैं। ठीक है, उस अपराध को क्षमा करने का मतलब क्या है, ये देखिए, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और दोषी को सभी दंड आदेश और निहर्तताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। एक तरीके से ये मानिए कि न्यायपालिका ने जो उसे दंड दिया था, ठीक है, और उसे जितने समय का कारावास दिया था, वो सब इसमें दोनों खत्म हो जाते हैं। दंड का मतलब ऐसा, उस पर ऐसा हो सकता है कि आर्थिक जुर्माना लगाया हो, प्लस ये कहा हो कि 20 साल की कारावास की सजा है। तो अगर राष्ट्रपति ने इस दंड को क्षमा कर दिया तो ना तो उसे आर्थिक दंड देना पड़ेगा और ना उसे 20 साल का कारावास काटना पड़ेगा, और वो इस पूरे दंड से या इन बंदिशों से या उस पर और भी कोई निर्योग्यताएं या निहर्तताएं लगाई जाएंगी, उन सब से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। एक तरीके से जो अपराध के लिए जो दंड दिया गया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है क्षमा में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, लघुकरण। ठीक है, जब वो, और लघुकरण में करता क्या है राष्ट्रपति, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देता है। ठीक है, इसको समझते हैं। वो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, मृत्युदंड को का लघुकरण कर उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर देता है। इसको समझिए आप कि उसने मृत्युदंड दिया है व्यक्ति को, कोर्ट ने, ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि इस मामले में ये दंड कठोर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है, तब वो उसका लघुकरण करके इसको कठोर कारावास की सजा सुना देगा, आजीवन कारावास, और उसमें भी कठोर आजीवन कारावास, सश्रम कारावास। ठीक है, तो मृत्युदंड से वो बच जाएगा, लेकिन वो आजीवन जेल में रहेगा और जितना समय राष्ट्रपति जी बताएंगे उतने समय तक रहेगा। ठीक है, लघुकरण का मतलब है दंड के स्वरूप को वो बदलेगा और उसको बदलकर कम करेगा। ठीक है, कम करेगा। टाइम पीरियड मृत्युदंड को लघुकरण करके आजीवन कारावास या कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है इसके तहत। ठीक है, लघुकरण के तहत। एक और तरीका है, राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, परिहार। ठीक है साथियों, इसको समझते हैं। परिहार दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। मतलब जहां लघुकरण में उसका उस दंड के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, मृत्युदंड बदल रहा था कठोर कारावास में, परिहार में होने क्या जा रहा है कि दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, बस उसकी समय सीमा कम हो जाएगी। जैसे कि पहले कठोर कारावास दिया था 40 साल के लिए, अब कठोर कारावास कर दिया 35 साल के लिए या 20 साल के लिए। ठीक है, नेचर वही रहा कठोर कारावास, बस उसका टाइम इंटरवल जो उसका ड्यूरेशन था उसको घटाकर कम कर देता है परिहार में। जबकि लघुकरण में नेचर ही बदल देता है दंड के को। ठीक है, और परिहार में नेचर नहीं बदलेगा, बस उसके टाइम इंटरवल को कम कर देगा। ठीक है, एक और टाइप होता है विराम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझिए आप। मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति कम कर देते हैं। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी जिसमें वो मूल सजा को कम कर देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर शारीरिक अपंगता की स्थिति है, यानी कि दिव्यांगता की स्थिति है, या महिलाओं को गर्भावस्था की स्थिति है। ठीक है, अगर आपने शाहरुख खान की एक मूवी देखी थी जो कुछ दिनों पहले आई थी, जवान आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण को फांसी होने वाली होती है, लेकिन उनकी फांसी को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है विराम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल सजा को खत्म नहीं करेगा, विशेष परिस्थितियों में वो कम कर देता है। ठीक है, और विशेष परिस्थितियां होंगी शारीरिक अपंगता और महिलाओं को गर्भावस्था। ठीक है,
प्रविलंबन एक और टाइप होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है साथियों, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि जो नागरिक राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचना का अर्जी दे सके। ठीक है, अब क्षमा याचना में राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि हाँ इसको क्षमा किया जाए या क्षमा ना किया जाए, या किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हुए इन क्षमा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी दंड के स्वरूप में बदलाव किया जाए या टाइम इंटरवल में बदलाव किया जाए। खास तौर पर ये बेसिकली ऐसे अपराधी इसका इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। ठीक है, तो प्रविलंबन में राष्ट्रपति करेंगे क्या, ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्युदंड की सजा दी गई है उसको कुछ टाइम के लिए रुकवा देते हैं। ठीक है, ताकि वो व्यक्ति क्षमा याचिका डाल सके राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति जी ये जांच कर सकते कि जांच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधि का प्रयोग करते समय या जुडिशियल प्रोसेस में कोई कमी रही हो या कोई गलती हुई हो और उसकी वजह से इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है। क्योंकि मृत्युदंड हमारे संविधान में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर में ही दिया जाता है, दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है पांचों संविधान राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, सबसे पहले आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ये क्षमादान शक्तियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। ये राष्ट्रपति को इसलिए दी गई हैं कि अगर विधि के प्रयोग में कोई गलती हुई है उसको सुधारा जा सके, अगर दंड का स्वरूप ज़्यादा कठोर है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, और इन 3 केसों में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया है और उसमें दंड मिला है, सैन्य न्यायालय द्वारा अगर दंड दिया गया है, और मृत्युदंड की स्थिति में। ठीक है, ये 5 प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम। ठीक है, और प्रविलंबन। प्रविलंबन अस्थायी रोक होती है ज़्यादातर मृत्युदंड के मामलों में, ताकि जो व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति है जिसे मृत्युदंड दिया गया है, वो क्षमा याचना डाल सके राष्ट्रपति के सामने। विराम मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम किया जाता है। ठीक है, इसमें सजा को कम किया जाएगा। विशेष परिस्थितियां रहने वाली ये हैं: शारीरिक अपंगता और महिलाओं की गर्भावस्था। परिहार इसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इफेक्टेड करेगा केवल और केवल उसके टाइम इंटरवल को कम कर देगा। ठीक है, इसमें लघुकरण में इसके दंड के स्वरूप को ही बदलकर कम कर देता है, जैसे कि मृत्युदंड को कन्वर्ट कर दिया उसमें कठोर कारावास में। ठीक है, तो अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, और इतना ये वीडियो से अगर आप सही तरीके से इसे देखेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो उसके क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब एक और टॉपिक रहता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है उसका हम कंपैरिजन करते हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है या ब्रिटेन के राजा के समतुल्य है, क्योंकि अक्सर इन दोनों को ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए अमेरिका को आइडियल माना जाता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म के लिए ब्रिटेन को आइडियल माना जाता है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें हम देख लेते हैं। हमारा संविधान जानते हैं आप, राज्य का प्रमुख होता है, हमारा राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का शासक होता है। चूंकि हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली में जो शक्तियां हैं वो निहित तो हमारे राष्ट्रपति में हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में ये शक्तियां निहित किस में हैं, वहाँ के राजा में निहित हैं, लेकिन इनका वास्तविक इस्तेमाल संसदीय प्रणाली में कौन करता है, मंत्री परिषद करती है। यानी कि मंत्री परिषद ही संसदीय प्रणाली में वास्तविक शासक होती है। ठीक है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है, राष्ट्रपति की जो मंत्री परिषद होती है वो वास्तविक शासक होती है। और देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के मुखिया के समान होती है या ब्रिटेन के राजा के समान होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हमारे परिवारों में भी अक्सर ऐसा होता है कि जो
घर के कार्यक्रम होते हैं वो सबसे बड़ा जो परिवार का मुखिया होता है उसके नाम पर ही होते हैं, लेकिन उसको करते अन्य लोग हैं, ठीक है, जिनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक पावर्स होती हैं, लेकिन वो सारे के सारे काम जो हैं हमारे देश में या परिवार में, भारतीय परिवारों में मुखिया के नाम पर ही होते हैं, लेकिन मुखिया स्वयं कार्य नहीं करता है। एक सम्मान का पद है, जैसे हम अपने समाज में अपने परिवार के सबसे बड़े मुखिया को सम्मान देते हैं, वैसे ही लगभग कल्पना हमने अपने राष्ट्रपति के लिए की है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेड ऑफ द स्टेट है, नाम मात्र का शासक है, परिवार के मुखिया के समान स्थिति है, और ये समतुल्यता रखता है ब्रिटेन के राजा से, और संविधान में इसके पद को सृजित करने का उद्देश्य या लक्ष्य नाम मात्र का शासक था, ना कि वास्तविक शासक। तो ये राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को लेकर आपको पसंद आएगा। जय हिंद साथियों।